हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आंसर्स को ख़त्म कर लेंगे। मैंने इसकी एक्सरसाइजेस आपको पिछले क्लास में करवा दी थी और मैंने कहा था कि आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देंगे जो आपके इस चैप्टर के एंड में नहीं हैं। ओके, तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। Then just see on the board, you can see here define. I just written define. Okay, uh, define the following terms. ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है यहाँ, थोड़ा सा मैंने स्पेस एडजस्ट करने की कोशिश की है, तो इसको आप लोग ऑटोमेटिक अपने आप से ये आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए, राइट। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें पहला वर्ड है आपका एनवायरमेंट, राइट। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर एनवायरमेंट? The place, people, things and nature that surround any living organism। ठीक है, तो पर्यावरण यानी कोई भी जगह, व्यक्ति, कोई भी चीज़ें, आपका पूरा प्राकृतिक जो भी चीज़ आती है आपकी प्रकृति में, नेचर जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो पाया जाता है उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वर्ड इज बायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोटिक। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आएगा आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज योर अबायोटिक। सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक, तो हमने इसमें एग्जाम्पल दिया लैंड, आप और कुछ भी दे सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वर्ड टू डिफाइन इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी का इन्वेंशन होने से पहले, उसके आने से पहले ये सिस्टम था जिसमें कि वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता था। ठीक है, नाउ वेयर द वर्ड एनवायरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम। अभी जो शब्द है एनवायरमेंट, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या ये लिया कहाँ से गया है? ठीक है, सो द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। ठीक है, और एनवायरनर का मतलब होता है, द एनवायरनर मीनिंग इज नेबरहुड। ओके, नेबरहुड यानी आपका पड़ोस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्रीफली डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फॉलोइंग। ठीक, अब ये इसके नीचे जो है ये डोमेन्स हैं, आप सबको पता है ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन्स हैं। तो ये हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल हैं ये हमको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, यानी थोड़ा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं। ठीक है, ब्रीफली यानी हमको शॉर्ट में लिखना होता है, राइट। तो पहले हम लोग लिथोस्फियर देखते हैं। इट गिव्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ओके, ठीक है, तो लिथोस्फियर जो भूमि है वो हमको जंगल देता है, इसमें बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं जिसमें पशु चरते हैं, जिसमें हम कृषि करते हैं और अपने घर भी बनाते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट इज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब जितनी भी खनिज हमको प्राप्त होते हैं वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के अंदर से। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज़ योर हाइड्रोस्फियर। Hydrosphere provides us with various types of water bodies such as rivers, lakes, ponds, seas, oceans, which are essential for living beings. ओके, तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है ये एक ऐसा जोन है जो हमको वाटर सोर्स प्रोवाइड करता है, जहाँ से हमको पानी मिलता है। ठीक है, नदी है, लेक है, समंदर है, तो ये सब जो है हमको पानी देते हैं, जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक, फिर एटमॉस्फेयर है। देन इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्लास में देखा था कि सन से जो एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, और सूर्य की जो बहुत तेज़ रोशनी, क्योंकि सन में हीट बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये सारी की सारी हीट हम तक पहुंच जाएगी तो हम झुलस जाएंगे, लेकिन ये उस मात्रा तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बताए थे। ठीक है, तो उसमें एक लेयर है जिसमें जाके ये एब्जॉर्ब हो जाती है और हम तक नहीं पहुंचती। ओके, देन चेंजेस इन एटमॉस्फेयर कॉजेस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। तो एटमॉस्फेयर में जब चेंजेस होते हैं तो इससे आपका मौसम बदलता है। ठीक, फिर वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया है। ओके, देन बायोस्फीयर।
अब बायोस्फीयर ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? इट मेंटेन्स म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग फॉर्म्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बायोस्फीयर जो है किसी भी लिविंग फॉर्म्स के बीच का जो एक पारस्परिक क्रिया होती है, जो उनकी आपसी आदान प्रदान की चीज़ें होती हैं, एक दूसरे की डिपेंडेंसी होती है, उसको मेंटेन करके रखता है अपने उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो यही आपका जीवन है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ। ओके, नाउ देन अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ योर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो इसमें आपका आएगा 5 जून, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डैश फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स एटमॉस्फियर अराउंड इट। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी की, वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बांध के रखता है। नाउ थर्ड वन इज द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द डैश एंड डैश। तो पर्यावरण जो है आपका, जो आपका एटमॉस्फेयर है, उसमें जब भी बदलाव होगा तो वो आपके वेदर और क्लाइमेट में भी बदलाव करेगा। ठीक, नाउ फोर्थ वन इज डैश एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो क्या चीज़ थी जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर आपका प्रोडक्शन होने लगा? तो आंसर इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज डैश मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो किस चीज़ से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान हो गया और बहुत तेज़ हो गया पूरी दुनिया में? द आंसर इज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके इस चैप्टर में कुछ भी छूटे ना। और अब आप इसको पूरे चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है आप उसको रिफ़र कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने वर्ड में दे सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, प्लीज़ गिव मी अ लाइक। एंड if you have any doubts, put it in the comment box and please subscribe my channel Dear Future Here I Come। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अगली क्लास तक सी यू, बाय बाय।